guys, so welcome back to PCS GK and we are completing here Eduteria from July 2021 to from January 2021 to July 2022 and we have already completed many things. तो और स्पीडी भी हमने कुछ मतलब स्पीडी भी कवर किया है हमने, ठीक है। ईयरली वाला जो होता है उसके वन लाइनर्स भी कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है चैनल पर जाएं, आपको वीडियो सेक्शन में सारी वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। तो बिना देर किए लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं नेशनल डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट करके दिया हुआ है तो ये इम्पॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर, 5 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। 5 अक्टूबर और नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है डॉल्फिन को। और ये कब नेशनल एक्वेटिक एनिमल बना, तो 2009 में, राइट। चलिए आप देख लेते हैं जो भी डेट्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल अर्गेनिया डे 10 मई को, ठीक है। UN फर्स्ट इंटरनेशनल अर्गेनिया डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 10 मई 2021। किस लिए? टू रिकॉग्नाइज इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्गन ट्री, ठीक है। इक्वालिटी डे 14 अप्रैल को तमिलनाडु ने भीमराव अंबेडकर का जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन इक्वालिटी डे सेलिब्रेट किया। महाकवि डे ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, 11 सितंबर को होता है। और ये भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। किसके डेथ एनिवर्सरी पे? सुब्रमण्यम भारती, इनका 100वां डेथ एनिवर्सरी था। तो 2021 में महाकवि दिवस मनाया गया। 100वां बर्थ एनिवर्सरी 2021 में मार्क किया गया सुब्रमण्यम भारती का। सोशल जस्टिस डे 17 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। तमिलनाडु का ये तीनों, इक्वालिटी डे, महाकवि डे एंड सोशल जस्टिस डे, तो तमिलनाडु ने अनाउंस किया कि वो सेलिब्रेट करेंगे सोशल जस्टिस डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ EV रामास्वामी, ठीक है। समर्पण दिवस 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। किसके डेथ एनिवर्सरी पे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चाबार डे, ठीक है, चाबार डे सेलिब्रेट किया गया ऑन द ओकेज़न ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021, जिसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स का है, मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ लेकिन ये एक्सटर्नल अफेयर्स का है, ठीक है। और 4 मई को छबार डे मनाया गया। डॉल्फिन डे यहाँ पे 5 अक्टूबर दिया हुआ है, देख लीजिए। तो ये मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा सॉरी इन द मंथ ऑफ मार्च अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है, सॉरी। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अनाउंस द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डॉल्फिन डे एवरी ईयर, ठीक है। एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा। द पर्पस क्या होगा ऑर्गेनाइज करने का? तो डॉल्फिन स्पीसीज़ का कंजर्वेशन को लेकर अवेयरनेस फैलाना है। इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए ये सेलिब्रेट करेंगे। मैत्री दिवस किसके किसके बीच होता है? इंडिया एंड बांग्लादेश का है ये। तो 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच, क्योंकि 1971 को 6 दिसंबर को ही बांग्लादेश को इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया था, ठीक है। देन आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। UN और WHO दोनों ने मिल के डिक्लेयर किया कि 27 दिसंबर जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस सेलिब्रेट किया जाएगा। देन नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को, सीइंग द कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया इन लास्ट 2 ईयर, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 16 जनवरी को स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करेंगे। गैलेंट्री डे, ठीक है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है स्टार्ट कब हो? 23 जनवरी को। तो किसका बर्थ एनिवर्सरी बताइए आप? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी, ठीक है। तो उसको एज अ पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा हर 23 जनवरी को एज अ पराक्रम दिवस। और ये डिसाइड कब हुआ? तो 125th एनिवर्सरी था, बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है।
देन आता है देश नायक दिवस, ये भी 23 जनवरी को ही। तो वेस्ट बंगाल ने ये डिसाइड किया है, वो भी सेम रीज़न की वजह से। सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी 125 था। तो स्टेट में खासकर वेस्ट बंगाल में मेनली, तो वेस्ट बंगाल में देश नायक दिवस मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस ये 26 दिसंबर का है। तो इसमें से काफ़ी कुछ हमने करंट अफेयर में भी किया हुआ है। वीर बाल दिवस जो है वो 26 दिसंबर को हर साल मनाया जाएगा। और ये कब क्यों स्टार्ट हुआ, तो टू पे होमेज टू द 4 सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बेटे थे उन्हें होमेज पे करने के लिए। मैर्टियर्स डे 15 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल किया जाएगा, ऐसा अनाउंस किया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने। बिहार में किया जाएगा। तो जो मुंगेर में 34 फ्रीडम फाइटर्स मारे गए थे, ठीक है, बाय पुलिस इन 1932। तो उसको कोमेमोरेट करने के लिए 15 फरवरी को मार्टियर्स डे मनाया जाएगा। पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे ये 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जा रहा है हर साल। तो इसको एज अ पार्टीशन होरो डे, एज द पार्टीशन ऑफ इंडिया, अच्छा इंडिया एंड पाकिस्तान का 14 अगस्त को अलग हुआ था ना, तो इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है पार्टीशन हॉरर मेमोरियल डे। ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है। तो उस दिन ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट किया जाएगा। यहाँ पे देखो बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है। जैवलिन थ्रो डे तो 7 अगस्त को। क्यों 7 अगस्त को? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेकर आए टोक्यो ओलंपिक्स में, तो इसलिए 7 अगस्त को हर साल जैवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अब कुछ स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स है जो कि अभी रिसेंटली आए हुए हैं। तो ऐसे, तो जो पहला है हमारा साइक्लोन और जो भी स्टॉर्म है उसका नाम असनी या फिर आसानी, जो भी आप पढ़ लीजिए इसको, मई 2022 में आया था। और इससे जो एरिया अफेक्ट हुए आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, और ये नाम जो दिया गया है, ये नाम दिया गया है बाय श्रीलंका। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि साइक्लोन्स का नाम कौन देता है। तो 13 कंट्रीज़ डिसाइडेड हैं, 13 कंट्रीज़ ने लिस्ट दिया है कि ये नाम रखा जाएगा। तो टर्न बाय टर्न कर करके कंट्रीज़ नाम रखती हैं उसका, ठीक है। नाउ कम टू जवार्ड। तो ये दिसंबर 2021 में आया था, जो कि बे ऑफ बंगाल में आया था। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है जनरस, और इसको सऊदी अरबिया ने यह नाम दिया था। देन नेक्स्ट आता है आपका साहिन। साहिन जो है इसको नाम दिया है कतर ने, एंड अक्टूबर 2021 में आया था और अरेबियन सी में आया था, नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में। गुलाब तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने दिया था, ये हमने पढ़ा भी है। सितंबर 2021 में आया था ये। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड गुजरात, ये इतने सारे एरिया जो मेनली कोस्टल एरिया ही हैं, तो ये सब अफेक्ट हुए थे। यास भी बहुत फेमस रहा, मई 2021 में आया था, यानी कि लास्ट ईयर की बात हो रही है। उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित रहे। और यास का मीनिंग होता है जैस्मिन, ठीक है। ओमान ने इसका नाम दिया था यास। तौकते है, तौकते को का नाम म्यांमार ने दिया था, ठीक है, और ये भी मई में ही आया था। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, ये सब को इसने इफेक्ट किया। तौकते का मीनिंग होता है नॉइजी लिजार्ड, ठीक है। बुरेवी जो है दिसंबर 2020 में आया था, तमिलनाडु और केरल को इफेक्ट किया इसने, और मालदीव्स ने इसका नाम दिया था। निवार जो साइक्लोन आया था ये नवंबर 2020 में आया था, तमिलनाडु और पुडुचेरी को इसने इफेक्ट किया, एंड ईरान ने इसका नाम दिया था निवार। बजट देख लेते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे भी अभी देख लेंगे क्या, देखती हूँ, मुझे अगर टाइम ज़्यादा नहीं लगता है तो हम लोग कर लेंगे इसको अभी ही, ठीक है। यूनियन बजट 2022 और 23 किसने प्रेजेंट किया? फिनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमन जी हैं। और कब प्रेजेंट किया गया? 1 फरवरी 2022 को, 1 फरवरी 2022 को।
इंडिया इज़ मार्किंग आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड इंटर्ड इनटू अमृत काल। तो अभी क्या चल रहा है? अमृत काल। द 25 ईयर लॉन्ग लीड अप टू इंडिया एट द रेट 100। तो 100th ईयर होने तक अमृत काल ही चलेगा, ठीक है। और इस अमृत काल में यानी कि 25 साल का जो अमृत काल चलेगा, इसमें क्या करना है? एम है गवर्नमेंट का टू अचीव द सेट गोल्स ऑफ अमृत काल। और गोल्स क्या क्या सेट किए गए हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे गोल जो है वो है टू सपोर्ट मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, promoting digital economy and fintech technology enabled development, energy transition and climate action planning, relying on virtuous cycle starting from private investment with public capital investment, helping to crowd in private investment। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी लाना है इसके अंदर, और जितना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ेगा उतना ज़्यादा इकोनॉमिक लेवल पे हमें फ़ायदा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो इंडिया का एस्टिमेट किया गया है 9.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। आप मुझे ये बताइए कि बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना है? इंडिया से ज़्यादा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए प्लीज़ कितना है। और 2021-22 की जो इकोनॉमिक सर्वे थी उसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था इंडिया का, वो एस्टिमेट लगाया गया था 8 to 8.5%। टोटल बजट एस्टिमेट कितना है इंडिया का? 39.45 लाख करोड़, ठीक है। और ये बिहार का जो एस्टिमेट है वो कितना है? 2,37,691 करोड़, ठीक है। ये बिहार का टोटल बजट एस्टिमेट है। टोटल एस्टिमेट रिसिप्ट इंडिया की बात हो रही है सारी की सारी, ठीक है। एस्टिमेट रिसिप्ट जो है 39,44,909 करोड़ है, जिसमें कि जो टोटल एस्टिमेट रिसिप्ट है उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है? तो 22,04,422 करोड़ एंड कैपिटल रिसीट जो है वो 17,40,048 करोड़। ये रिसिप्ट की बात हो गई। अब एक्सपेंडिचर पे आता है। टोटल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर जो है वो 39,44,000। अच्छा, सेम ही, रिसीट भी सेम है और एक्सपेंडिचर भी सेम है, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अलग है। 31,94,663 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 7,50,246 करोड़ है। बजट डिफिसिट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। टोटल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर एंड रिसीट ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो बजट डिफिसिट कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पे दे भी दिया है। टोटल रिसीप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो जितना रिसीप्ट है उतना ही एक्सपेंडिचर है, तो ज़ीरो हो गया ये। ना डेफिसिट स्टैटिक्स देख लेते हैं। 2021-22 का है, इधर 22-23 का दिया हुआ है। तो फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है। 6.9% ऑफ जीडीपी रिवाइज्ड 2021-22 का था, और टोटल 15,91,089 करोड़ था। और जो इस बार का एस्टिमेट लगाया जा रहा है, बजट एस्टिमेट, तो 6.4% ऑफ जीडीपी का होगा फिस्कल डेफिसिट। एंड अगर करोड़ में बात कर ले, मतलब रुपीज़ में बात कर ले, तो 16,61,196 करोड़ फिस्कल डेफिसिट रहेगा। रेवेन्यू डिफिसिट की बात कर ले तो 2021 एंड 22 में 4.7% ऑफ जीडीपी रेवेन्यू डिफिसिट था, और टोटल 10,88,352 करोड़ था। अगर 22-23 में जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है रेवेन्यू डिफिसिट का, वो देखें तो 8.3% ऑफ जीडीपी है, एंड टोटल देखें तो 9,90,241 करोड़ है। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें तो 3.7% ऑफ जीडीपी है, एंड 8,50,667 करोड़ का टोटल इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट था 21-22 में। एंड अभी जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है तो 2.6% ऑफ जीडीपी है, जो कि 6,72,598 करोड़ है।
एंड प्राइमरी डिफिसिट की बात कर ले, प्राइमरी डिफिसिट 3.3% ऑफ जीडीपी, पिछले साल की बात हो रही है, मतलब 21-22 की, और 7,77,298 करोड़। एस्टिमेट जो है प्राइमरी डिफिसिट का 2.8% ऑफ जीडीपी है, और टोटल बात कर ले तो 7,20,545 है। तो एक बार देख लेते हैं, इस बार फिजिकल डिफिसिट जो होगा वो ज़्यादा होगा। करोड़ की बात करें ज़्यादा हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में वही कम आ रहा है, ठीक है। और रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, तो परसेंटेज में भी कम है, और टोटल अगर रुपीज़ में बात करें वो भी कम है। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट भी कम ही है, प्राइमरी डिफिसिट भी कम ही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ, अभी जो फिनेंस कमीशन ने किया हुआ है, 15th फिनेंस कमीशन है, स्टेट्स, इसके अंदर क्या होगा कि स्टेट्स को अलाउ किया जा रहा है फिजिकल डिफिसिट ऑफ अप टू 4% ऑफ जीएसडीपी। जीएसडीपी मतलब नेशनल लेवल पे जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जीएसडीपी का 4% फिजिकल डिफिसिट हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। विच अच्छा, पावर सेक्टर रिफॉर्म में जिस 4% का 0.5% जो होगा वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में होगा। फिजिकल डिफिसिट हैव बिन एस्टिमेटेड, कितना एस्टिमेट किया गया, तो हमने ऊपर पढ़ा 61,61,196 करोड़। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट विल हैव टू बोरो और टेक अ लोन ऑफ रुपीज़ इतना, ठीक है। फिजिकल डिफिसिट का मतलब क्या है कि इतना कम पड़ रहा है इनके पास बजट, इतना मतलब इनके पास जो ऑलरेडी जो भी एस्टिमेट है उसमें, सॉरी, इनके पास इतना पैसा कम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये लोन ही लेंगे या किसी से बोरो करेंगे। नाउ गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द फिजिकल डिफिसिट टू, तो 4.5% ऑफ जीडीपी ले आना है फिजिकल डिफिसिट को 2025 टू 26। तो इस बार का जो जीडीपी का जो टारगेट है वो कितना है, 6.4% ऑफ जीडीपी फिजिकल डिफिसिट का है, और टारगेट क्या है 4.5 लाना है इसको, ठीक है। 6.4 का है लेकिन 4.5 लाना है, 2025-26 तक की बात हो रही है। रुपीज़ कम फ्रॉम, अच्छा कहाँ से रुपीज़ आ रहे हैं, टॉप 5 चीज़ों के नाम दिए गए हैं। तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से 35%, जीएसटी से 16%, कॉरपोरेशन टैक्स से 15%, इनकम टैक्स 15%, एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 7%। एंड कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो टॉप 5 जो है इंटरेस्ट पेमेंट 20%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी 17%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 15% लगा रही गवर्नमेंट, एंड फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 10%, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9%, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर जो होता है तो उसमें 90:10 होता है, तो 90% जो है वो सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ, एक में 90-10% होता है, 90:10 होता है, और स्पॉन्सर्ड एक होता है, एक सेंट्रली सेक्टर्ड होता है। तो मैं आपको, अगर आपको किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर अलग से ही एक वीडियो बना दूँगी तो उसमें बता दूँगी। अभी हम लोग कवर कर लेते हैं पहले इसको। इन ऑर्डर टू अचीव द विज़न ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लेकर आए हैं 14 सेक्टर्स के लिए। पीएलआई स्कीम मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, 14 सेक्टर्स के लिए लाए हैं। ये जो 14th सेक्टर जो है वो ड्रोन चूज़ किया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ऑफ 5G अंडर पीएलआई स्कीम इन बजट, ठीक है। तो इस बार के बजट में 5G को भी लेकर आए हैं। एंड द गवर्नमेंट में लेटर डिक्लेयर 5G एज द 15th सेक्टर। ओके, तो 14 सेक्टर ऑलरेडी हैं, 14th कौन सा है, ड्रोन है। 15th कौन सा हो सकता है, तो ये हो सकता है 5G। इन द बजट 2022 and 23 एलोकेशन ऑफ 19,500 करोड़ हैज़ बिन अनाउंस्ड फॉर हाई इफिशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। तो अभी हम लोग वन लाइनर वगैरह भी पढ़ रहे थे, तो बहुत सारा सोलर पीवी मॉड्यूल्स का ये देखा, कहीं सोलर पार्क बन रहा है तो कहीं पे
फ्लोटिंग पार्क बन रहा है सोलर का, ऐसा कुछ बहुत सारा था ना। इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 2030। तो टारगेट क्या था वो भी हमने देखा था कि 2030 तक का इनका टारगेट है, 280 कर लेना है। और एक और कुछ टारगेट था ना, कहाँ दो देखते हैं हम लोग, 2030 की बात हो रही है ना, 2030, यस। तो रीन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट करना था। यहाँ पे देखिए 280 गीगावाट सोलर पावर से चाहिए, तो यहाँ पे आपको बजट में ये देखने को मिल रहा है कि बजट में भी ये चीज़ें हैं। COP 26 में मैंने वहाँ भी बताया था कि COP 26 में ये जो टारगेट है 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी के द्वारा 2030 तक ये डिसाइड हुआ है, जिसमें कि 280 गीगावाट जो है वो सोलर पावर रहेगा, बाकी जो विंड पावर और जो भी होती है वो अलग से रहेंगी, वो बाकी को कंस्टिट्यूट करेगा। जैसे 500 माइनस 280 कर दीजिए तो वो बाकी चीज़ें रहेंगी। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 60 लाख न्यू जॉब्स इन 14 सेक्टर। ठीक है, 4 प्रायोरिटी है डेवलपमेंट का। ठीक है, entering the Amrit Kal 25-year long lead up to India at the rate 100 for 25। अच्छा, अगले 25 साल के लिए ये 4 जो इनका फोकस है, प्रायोरिटी है। ठीक है, तो पहला तो है PM गति शक्ति, देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। गति शक्ति किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। देन प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज़, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन पे भी बहुत ध्यान दे रही है इंडिया। फिनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देन सेंट्रल बजट टू द पॉइंट। अच्छा, एक एक करके दिया है क्या? PM गति शक्ति है यहाँ पे, और देख लेते हैं आगे हम लोग। मैंने भी नहीं पढ़ा है, आप ही के साथ पढ़ रही हूँ। तो PM गति शक्ति की बात हो रही है। टू ऑपरेट इट गवर्नमेंट ने 7 इंजन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा गया था कि 7 इंजन कौन कौन से हैं PM गति शक्ति के अंदर। तो एक कम्युनिकेशन ऑप्शन में किसी में दिया था जो हमने पढ़ा था, तो कम्युनिकेशन गलत था, कौन सा नहीं है ये बताना था। तो रोड्स है, पहली बात है कौन सा, ये हमने पढ़ा था, कम्युनिकेशन उसमें नहीं था, तो ये आंसर सही हो गया था। रोड्स, एयरपोर्ट्स है, मास ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज़ हैं, पोर्ट्स एंड वाटरवेज है। तो ट्रांसपोर्ट वाले ही है। ठीक है, और ये एक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है 7th। तो ये सातों इंजन मिलकर इकोनॉमी को आगे लेकर जाएंगे। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट अंडर PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ओके, नेशनल मास्टर प्लान में रोड ट्रांसपोर्ट को लेके जो अनाउंसमेंट किया गया है, 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे विल बी कंस्ट्रक्टेड। 2022-23 में 1000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है 4 लोकेशंस पे स्टार्ट किए जाएंगे ऑन PPP मोड। ठीक है, रेलवे को लेकर है, तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट वाला हमने कई बार पढ़ा न्यूज़ में भी। ठीक है, तो ये इसके अंदर लाया गया है रेलवेज़ के अंदर। और एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत 2000 किलोमीटर ऑफ नेटवर्क विल बी ब्राउट अंडर कवच। कवच क्या है? तो ये 2 ट्रेनों को टकराने से रोकती है। ठीक है, ये कवच का काम करती है। इंडिजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी फॉर सेफ्टी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन इन 2022 एंड 23। 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स चलाए जाएंगे, और ट्रेन्स जो है वो डेवलप भी किए जाएंगे एंड मैन्युफैक्चर भी किए जाएंगे 3 साल के अंदर। 4 नए वंदे भारत ट्रेन्स डेवलप किए जाएंगे एंड मैन्युफैक्चर भी किए जाएंगे। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल सेटअप किए जाएंगे अगले 3 साल में। ठीक है, मार्च 2022 में इंडियाज़ फर्स्ट PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्टार्ट कहाँ पे किया गया? आसनसोल डिवीज़न जो है, थापर नगर स्टेशन जो झारखंड का है, वहाँ पे पहला PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल झारखंड में। ठीक है, स्टार्ट कर दिया गया है आसनसोल डिवीज़न में। देन पर्वतमाला नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ किया जाएगा रोपवे को। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, और इसको पर्वतमाला प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर दिया गया है।
और ये अब किसके अंडर आएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के अंदर रोपवे भी आएगा, ठीक है, रोपवे भी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम विल बी रन ऑन पीपीपी मोड, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड हो गया, ठीक है, पीपीपी का फुल फॉर्म यही होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल रोड इन डिफिकल्ट हिली एरिया। एंड 8 रोपवे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे 22-23 में, जिसकी टोटल लेंथ 60 किलोमीटर तक की होगी। गवर्नमेंट विल गिव एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 1 लाख, ठीक है, 1 लाख करोड़ टू स्टेट्स फॉर 50 ईयर, अंडर विच स्टेट विल प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर इन देयर रेस्पेक्टिव एरियाज। ओके, देन एग्रीकल्चर की बात कर ले, तो एग्रीकल्चर को लेकर बजट में क्या क्या बातें की गई हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, तो हर सेक्टर का ऐसे कर करके दिया है, बहुत अच्छे से दिया है यार इसमें एक एडोटेरिया में, तो बहुत अच्छी बुक है, आप लोग पढ़ा कीजिए इसको। एग्रीकल्चर की बात करें, ईयर 2023 को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, 2023 को किया गया, ना कि 22। तो ये डिक्लेयर किया गया है बाय अनएनिमसली असेंटिंग द प्रपोजल प्रेजेंटेड। अच्छा, उंगा में है, सो प्रपोजल लाया गया था कि 2023 को ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया जाए, तो वो बस मतलब हाँ फिक्स हो गया कि हाँ होगा। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग विल बी प्रोमोटेड थ्रू आउट द कंट्री एंड फोकस रहेगा फार्मर्स के लैंड पे इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलोंग रिवर गंगा एट द फर्स्ट स्टेज, ठीक है। किसान ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इन सब चीज़ों के लिए किसान ड्रोन का यूज़ भी किया जाएगा। किसान ड्रोन इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें की पॉइंट्स जो है बजट में दिए गए वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, उनसे कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। 5 रिवर लिंक प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं। पहला है दमनगंगा पिंजल, पर तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी, ठीक है। और नोट में क्या दिया कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ 45,605 करोड़, और केन का जो पानी है वो बेतवा तक जाएगा। 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर एंड 27 मेगावाट का सोलर पावर जो है वो इससे प्रोड्यूस किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। टोटल 3 सब्सिडी दी जा रही है 2022-23 में। तो फूड सब्सिडी के लिए कितना खर्च किया जा रहा है, 2,06,831 करोड़। फर्टिलाइजर सब्सिडी दिया जा रहा है 1,05,222 करोड़ एंड पेट्रोलियम सब्सिडी है 5,813 करोड़। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी जो दिया जा रहा है वो फूड में दिया जा रहा है। अब एजुकेशन की बात कर ले, एजुकेशन को लेकर क्या सोचा गया है बजट में। तो प्रोग्राम है 1 क्लास 1 टीवी चैनल का, और इसको 12 टीवी चैनल्स पे ये चलाया जा रहा था। अब 200 टीवी चैनल्स चलाए जाएंगे अंडर पीएम ई विद्या योजना, पीएम ई विद्या योजना। With this, all state will be able to provide supplementary education to students of class 1 से 12 तक का क्लास चलाया जाएगा रीजनल लैंग्वेजेस में। वोकेशनल कोर्स भी होंगे टू प्रमोट क्रूशियल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, टू गिव स्पेस फॉर क्रिएटिविटी, एंड 750 वर्चुअल लैब्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, 75 स्किलिंग ई लैब्स फॉर स्टिमुलेटेड लर्निंग इन्वायरमेंट सेटअप किए जाएंगे, ठीक है। तो 750 वर्चुअल लैब्स सेटअप किए जाएंगे साइंस एंड मैथमेटिक्स के, 75 स्किलिंग ई लैब्स, ठीक है। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल यूनिवर्सिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड, ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। एंड दिस यूनिवर्सिटी विल बी बिल्ट ऑन अ नेटवर्क बेस्ड हब स्पोक मॉडल, ठीक है। हेल्थ की बात कर ले तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा फॉर बेटर एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विस। फॉर दिस अ नेटवर्क ऑफ 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्टैब्लिश किए जाएंगे।
23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर, ठीक है, इसका नेटवर्क ये स्टैब्लिश किया जाएगा। निमहंस विल एक्ट एज नोडल सेंटर एंड IITB बैंगलोर विल प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट। तो निमहंस नोडल सेंटर होगा इसका टेली मेंटल वाला जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें, और IITB जो है वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मिशन शक्ति है, मिशन वात्सल्य है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 है। तो इन सब को भी लॉन्च किया जाएगा फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ बेनिफिट्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। ऑल द स्कीम्स दैट वेर देयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैव बीन डिवाइडेड इनटू स्कीम्स गिवन बिलो। तो जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं ये सारे इस मिशन के अंदर डिवाइड कर दिए जाएंगे कि इसके अंडर ये आता है, इसके अंडर ये आता है। 2 लाख आंगनवाड़ीज़ को अपग्रेड किया जाएगा एज सक्षम आंगनवाड़ीज़, ठीक है। अभी जो नॉर्मल आंगनवाड़ीज़ है उनको सक्षम आंगनवाड़ीज़ बनाया जाएगा। देन MSME के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, तो उदय, ई-श्रम, NCS एंड असीम पोर्टल्स लिंक किए जाएंगे एक साथ MSME को बेनिफिट देने के लिए। एंड एडिशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा टू ओवर 130 लाख MSME अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एंड क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज स्कीम रिलेटेड टू MSME विल बी रिवैम्प्ड। इससे क्या होगा कि MSME एंटरप्राइज को जो है 2 लाख करोड़ का एडिशनल क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या दिया है, रैम्प प्रोग्राम क्या है। तो रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम है और इसके लिए जो आउटले है 6000 करोड़ का 5 सालों के में दिया जाएगा। अनाउंसमेंट क्या क्या है MSME के लिए, तो एक बार शॉर्ट में यहाँ पे दे दिया गया। तो डिफरेंट पोर्टल्स को लिंक कर दिया गया, इंटरलिंक। रिवैल्यूएशन ऑफ CGT MSE and implementation of ECLGS and specific focus on hospitality and related enterprises। एंड यहाँ पे हमने बात की रैम्प प्रोग्राम की। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रैम्प प्रोग्राम किस लिए, टू एनहांस एंड एक्सेलरेट द फंक्शनिंग ऑफ MSME। PM डिवाइन है, PM डिवाइन क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए स्कीम थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इनिशियल एलोकेशन है 1500 करोड़ का, ठीक है। फिर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है और इसके थ्रू 95% ऑफ 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को ने मतलब सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है। कुछ की सेक्टर्स दिए गए हैं उसमें, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोज डिस्ट्रिक्ट सम ब्लॉक्स कंटिन्यू टू लैग, ठीक है। 95% प्रोग्रेस तो हुआ है, मतलब जो भी 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से 95% डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन कुछ ब्लॉक्स जो रह गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो अभी भी लैग कर रहे हैं। तो उस पर उन ब्लॉक्स पे अभी फोकस किया जाएगा। फिर आता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बॉर्डर विलेज विल स्पार्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफन गेट लेफ्ट आउट ऑफ द डेवलपमेंट गेन्स। वैसे विलेजेस को इसके अंडर लाया जाएगा। एंड 2022 में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है वो कोर बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स सेटअप किया जा रहा है इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और ये सेटअप कौन करेगा, SCB यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो 75 ही क्यों चूज़ किया गया है, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग अभी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का 2.0 है एंड फेज़ 2 ऑफ ईज़ ऑफ लिविंग विल बी लॉन्च्ड इन अमृतकाल। एंड अंडर दिस एनी काइंड ऑफ ग्रीन क्लियरेंस विल बी गिवन थ्रू परिवार पोर्टल, ठीक है। परिवार पोर्टल का नाम क्या है, परिवेश, जैसे कि इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड CRZ क्लियरेंस दिए जाएंगे। ये सारे क्लियरेंस वगैरह दिए जाएंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, ग्रीन क्लियरेंस बोला जा रहा है इसको। एंड CPACE है जो कि सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट। तो इन्हें इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर ईजी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ठीक है। कोई कंपनी बंद करना चाहती है तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो ईजी हो जाएगा।
EVCG एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स फॉर्म किया जा रहा है। EVCG प्रमोशन टास्क फोर्स, सॉरी AVCG। ए का मतलब हो गया एनिमेशन सॉरी, V हो गया विजुअल इफेक्ट, G अच्छा CG दे रहा है कॉमिक एंड गेमिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक जो है वो इंडिया का पहला AVCG सेंटर बेंगलोर जनवरी 2022 में सेटअप कर चुकी है। एम्बेडेड चिप बेस्ड ई पासपोर्ट इशू किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। स्पेस, कंसिडरिंग द स्पेस कंस्ट्रेन इन अर्बन एरिया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ चार्जिंग स्टेशन ऑन लार्ज स्केल, तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जा रहा है। अडॉप्शन ऑफ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट्स विल बी इनकरेज्ड, ठीक है। तो लैंड का भी एक ये यूनिक नंबर होगा, ठीक है। लैंड अपना लैंड हर किसी का लैंड का जो भी लैंड एरिया डिसाइड किए गए हैं, तो उसमें जो डिस्प्यूट वगैरह आते हैं लैंड बेस्ड, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हर घर नल से जल, ठीक है। ये इसके अंडर 3.8 करोड़ फैमिलीज़, एडिशनल फैमिलीज़ को कवर किया जाएगा 22-23 में, और अभी तक 8.7 करोड़ फैमिलीज़ को कवर किया जा चुका है। एडिशनल 3.8 करोड़ फैमिलीज़ कवर होंगी इसके अंदर। 80 लाख हाउसेज, जिसमें कि रूरल और अर्बन दोनों ही होंगे, तो हाउसेज बिल्ड किए जाएंगे PM आवास योजना के तहत। फिनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल करेंसी ऑफ RBI फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो ये रेगुलेट करेगी डिजिटल करेंसी को। क्रिप्टो की बात हो रही थी ना, रेगुलेशन की। 5% टू, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है कि कब से होगी, कैसे रेगुलेशन होगा, ये सब कुछ अभी क्लियर नहीं किया गया है। 5 to 7% बायोमास pellets will be co-fired in thermal power plant resulting in CO2 saving of 38 MMT annually, ठीक है। 4 पायलट प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे फॉर कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल्स फॉर इंडस्ट्री। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे टू मोबिलाइज रिसोर्स फ्रॉम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एंड अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट जो है वो रिड्यूस कर दिया गया 18.5% टू 15% टू ब्रिंग इक्वालिटी इन बोथ कोऑपरेटिव्स एंड कंपनीज। पहले क्या था कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटीज़ जो थी वो 18.5% टैक्स पे करती थी एंड कंपनीज 15%। तो अभी दोनों को इक्वल कर दिया गया है, दोनों ही 15% का टैक्स पे करेंगे। नाउ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, द देश स्टैक ई पोर्टल है, लॉन्च किया गया, जो लॉन्च किया जाएगा। दिस एम टू एम्पावर सिटीजन टू स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल। स्किल किया जाएगा, रीस्किल किया जाएगा एंड अपस्किल किया जाएगा थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर टाइमली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर इंटरनेशनल जस्टिस। On the income from transfer of visual digital asset tax will be charged at the rate of 30%। जैसे कि क्रिप्टो पे अभी लगाया गया ना 35% लगाया गया ना उस पर शायद। कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश्ड डायमंड एंड जेमस्टोन हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5%। नील कस्टम ड्यूटी ऑन सॉन डायमंड ओनली, ठीक है। एंड रेट ऑफ surcharge on cooperative societies have been reduced to 12 to 7%। एक्सपेंडिचर जो वेरियस स्कीम्स पे कर रही है, तो उसमें टॉप 3 में आता है मनरेगा पे 73,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट खर्च करेगी। PM किसान जो स्कीम चल रहा है उसमें 68,000 करोड़ एंड जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़। तो जल जीवन मिशन भी टॉप 3rd में आता है। पहला है मनरेगा, देन PM किसान, देन जल जीवन मिशन। एंड मिनिस्ट्रीज़ पे जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट, तो डिफेंस मिनिस्ट्री पे 5,25,166 करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे 2,17,684 करोड़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज पे 1,99,108 करोड़, ठीक है। ओके, नाउ आता है इकोनॉमिक सर्वे। तो देख लेते एक बार क्या कवर हो पाएगा इकोनॉमिक सर्वे, काफ़ी बड़ा है ना।
एक काम करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये जो हमारा 9th चैप्टर जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद आगे का कवर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 200 करोड़ जीत टिके, ओके ओके। मोर देन 2.5 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर्ड इन अ डे, ठीक है। 2.5 करोड़ तक का एक दिन में, यानी 17 सितंबर 2021 को ये डोजेस दिए गए थे कोविड वाले, कोविड का ही होगा। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोविड वैक्सीन प्रोग्राम ऑन 16 जनवरी 2021। हु हैज़ बीन गिवन द फर्स्ट। अच्छा, पहला कोविड-19 वैक्सीन दिया गया था मनीष कुमार को, जो एक दिल्ली के सफाई कर्मचारी है। इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ 100 करोड़ वैक्सीन डोज ऑन 21 अक्टूबर 2021। 100 करोड़ का टारगेट पूरा किया था 21 अक्टूबर 2021 को। 200 करोड़ का टारगेट पूरा किया था 17 जुलाई 2022 को। Since the start of vaccination campaign on 16 January 2021, it took about 9 months to reach 100 crore mark and a total 18 months to reach 200 crore vaccines mark, ठीक है। With the highest single day, एक दिन में सबसे ज़्यादा जो 17 सितंबर को हुआ था 2.5 करोड़ का वैक्सीनेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा 17 सितंबर को हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड 75 कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव with effect from July 15, 2022 to provide free preventive doses to all eligible adult population। तो अभी आप लोगों के फ़ोन पे मैसेज भी आया होगा, ठीक है, जो डोज लेने के लिए बूस्टर डोज, ठीक है। In the union budget for the year 2021 and 22, rupees 35,000 crore was allocated for vaccine procurement under COVID-19 vaccination program. Then वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है। दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2021 में लॉन्च हुआ था टू प्रोवाइड कोविड-19 वैक्सीन टू पार्टनर कंट्रीज़, ठीक है। कंट्रीज़ के लिए, पार्टनर कंट्रीज़ के लिए भूटान जो है वो पहला था जिसने कि इंडिया से वैक्सीन रिसीव किया, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इंडियाज़ डोमेस्टिक कोविड-19 वैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो कोवैक्स कोवैक्स की बात हो रही है। तो डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद भारत बायोटेक एंड ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। कोविशील्ड ने को बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ने, एंड ICMR इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड। कोवोवैक डेवलप किया था, ये भी सीरम इंस्टीट्यूट ने। कॉर्बेवैक्स डेवलप किया था बायोलॉजिस्ट लिमिटेड। एंड जाइकोव डी जो है वो जाइडस कैडिला ने डेवलप किया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड फॉर एनिमल्स के लिए है एंकोवैक्स, ठीक है। वैक्सीन अप्रूव्ड बाय ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया DCGI, ठीक है। तो कोविशील्ड है, इसको अप्रूवल मिला 1 जनवरी 2021 को। नॉन रेप्लिकेटिंग एडिनो वायरस वेक्टर टाइप का है ये वैक्सीन। कोवैक्स जो है वो इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड है। 3 जनवरी 2021 को अप्रूवल मिला। रशिया का जो स्पुतनिक 5 है ये वायरल वेक्टर है, अप्रैल 2021 में इसको अप्रूवल मिला। अमेरिका का मॉडर्न जो है वो mRNA टाइप वैक्सीन है और ये इसको जून में अप्रूवल मिला था। अमेरिकन जॉनसन वेक्टर वैक्सीन है, अगस्त 2021 में अप्रूवल मिला। जाइकोव डी DNA बेस्ड है, ठीक है। DNA बेस्ड एक ही है, जाइकोव डी। अगस्त में इसको भी अप्रूवल मिला 21 में। कोवोवैक्स प्रोटीन सब यूनिट का बना है, दिसंबर 2021 में इसको अप्रूवल मिला। कोर्बेवैक्स ये भी प्रोटीन सब यूनिट का है, दिसंबर में ही अप्रूवल मिला। स्पुतनिक लाइट आया था, ठीक है। ये स्पुतनिक जैसे पबजी लाइट आता है ना, वैसे ही स्पुतनिक लाइट आया। ये नॉन रेप्लिका वायरल वेक्टर है, तो ये ऑब्वियसली रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर होगा। तो फरवरी 2022 में इसको अप्रूवल मिला। इंडियाज़ एंटी कोविड ड्रग 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज, ये शायद ये DRDO ने बनाया था। डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद DR रेड्डी लैबोरेटरी हैदराबाद, DRDO, यस DRDO का है ये।
2DG यानी कि 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज अप्रूवल मिला इसे, ठीक है। दिस मेडिकेशन कम्स एज अ पाउडर इन सैचेस टू बी डिजॉल्व इन वाटर एंड टेकन ओरली। तो ये जैसे ग्लूकोज होता है ना, उस टाइप का आया था ये। हर घर दस्तक अभियान, ये कैंपेन लॉन्च किया गया 3 नवंबर 2021 को। इसके अंदर जो लोग भी पहला डोज नहीं लिए हैं किसी रीज़न से, और जो लोग सेकेंड डोज अब तक नहीं लिए हैं, जो ले चुके हैं और जो सेकेंड डोज नहीं लिए हैं, तो उनको वैक्सीनेशन करना था, ठीक है, थ्रू मोबाइल टीम्स बाय विजिटिंग होम। तो घर पे ही जाके वैक्सीनेशन होना था हर घर दस्तक अभियान के थ्रू। फिर इसका 2.0 आया कैंपेन, तो इसमें कवरेज स्पीडअप करना था स्टेट्स एंड टेरिटरीज़ में। 1 जून 2022 को इसको लॉन्च किया गया और ये 31 जुलाई 2022 तक रन किया, ठीक है। देन कुछ ये भी देख लेते हैं हम लोग, कोविड का ये पढ़ रहे हैं ना, तो कोविड का ये कैंपेन देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड चला पहला कैंपेन 16 जनवरी 2021 से। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स इसमें बहुत काम कर रहे थे। अच्छा, इन्हें सबसे पहले वैक्सीन्स लगे, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड एक तो पहला चला 4 मार्च में, तो 60 ईयर और उनसे एबव वाले को लगाया गया, और फिर 1 अप्रैल से 45 ईयर एंड उससे एबव जो लोग हैं उन लोगों को लगाया गया। थर्ड राउंड में आ जाते हैं, जिसमें कि 1 मई को 18 ईयर और उससे ऊपर के एज को लगाया गया। 3 जनवरी से 2022 की बात हो रही है। इसमें 14 साल से ऊपर के बच्चों को लगाया गया, मतलब बच्चे नहीं, जो भी हो 14 साल से ज़्यादा होना चाहिए। 10 जनवरी 2022 को बूस्टर डोज अलाउ कर दिया गया फ्रंट लाइन वर्कर्स को, और जो भी 60 साल से ऊपर है उन दोनों को ही बूस्टर डोज की बात हो रही है। 16 मार्च 2022 को 12 से 14 साल के बच्चों के लिए, एंड 10 अप्रैल 2022 को प्रिकॉशन डोज फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 59 स्टार्ट किया गया, ठीक है, 10 अप्रैल से ही। 26 अप्रैल को 6 से 12 साल के बच्चों के लिए चलाया गया। तो अ गैप ऑफ 9 मंथ और 39 वीक प्रिस्क्राइब किया गया था बूस्टर डोज के लिए, ठीक है, 9 मंथ और 39 वीक। द डेट ऑफ टेकिंग सेकेंड डोज, अच्छा, जब भी आपने सेकेंड डोज लिया है उससे या तो 9 मंथ या फिर 39 वीक्स हो गए हैं कंप्लीट, उसके बाद ही बूस्टर डोज लेना था। तो इसको अब क्या कर दिया गया कि 6 मंथ और 26 वीक के बाद आप ले सकते हैं। कोविन 2.0 ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि वैक्सीन्स रजिस्ट्रेशन, स्टॉक ऑफ वैक्सीन, स्टोरेज एंड क्रिएशन ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए गए। पहला यूटी जो कि 100% वैक्सीनेट हुआ फर्स्ट डोज से लद्दाख था, और दोनों ही डोज से अंडमान एंड निकोबार था। 100% वैक्सीनेशन में यूटी की बात हो रही है, और फिर से यूटी की बात हो रही है। तो 15 से 18 साल तक के बच्चों में जो सबसे पहले हुआ वो लक्षद्वीप था। एंड अडल्ट पॉपुलेशन में जम्मू एंड कश्मीर का वीएन विलेज की बात हो रही है। पहला डिस्ट्रिक्ट जिसने कि डबल डोज का 100% ये किया 18+ को, तो किन्नौर HP यानी हिमाचल प्रदेश। पहला सिटी जिसने कि 100% वैक्सीनेशन का टारगेट कंप्लीट किया, भुवनेश्वर। पहला स्टेट जो कि फुल इम्यूनाइजेशन हुआ दोनों डोजेस से 18+ का, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। एंड स्टेट या यूटी जिसने कि लॉन्च किया वैक्सीन वेयर वोट देयर, ठीक है, ये वैक्सीनेशन ड्राइव था, दिल्ली में लॉन्च हुआ। एंड मातृ कवतम कैंपेन फॉर वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए था, केरल में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे कोविड वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया, बजट कंप्लीट कर लिया हमने। इकोनॉमिक सर्वे नहीं हुआ अभी, हम लोग कल इसको पक्का कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। एंड मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिएगा, मैं बार बार आपसे बोलती हूँ, प्लीज़ रिवाइज़ करते रहिएगा। ओके, बाय।